नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस एपिसोड के अंतिम क्लास में हमारा जो पहला एपिसोड आपके लिए आरंभ हुआ, उसमें मैंने आपको अभी कल सुबह तक 20 क्लास मैंने आपको दिया है। कल शाम को मौसम खराब था, पूरे प्रदेश का मौसम खराब था, उत्तर प्रदेश का, और इस कारण से मैं आपके बीच नहीं आ सका। आज 11 मई 2020 को मैं अपना 21वां क्लास आपको सेंस ऑर्गन से संबंधित आँख और कान, ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे सीएनएस से जुड़े हुए हैं। हमारे गर्दन के ऊपर के मुख्य पार्ट हैं मस्तिष्क के बाद। कल मैंने आपको ब्रेन के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि आँख और कान के बारे में आपको बताने के बाद हमारा एक फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण ऑर्गन अंगों के दृष्टिकोण से हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसकी फिजियोलॉजी रह जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि बीच में कभी आपको सूचित करके उसका क्लास भी ले लूं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमको तब भी पड़ सकती है जब हम मैट्रिया मेडिका आरंभ करेंगे। तो वहां पे हम शरीर की संरचना को एक बार पुनः आरंभ करेंगे, जहां पे हम शरीर की संरचना को जन्म से ही आरंभ करेंगे। तो मेरे विचार से मैं उस समय आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताते हुए फिर मैं आपको दवाओं की ओर ले चलूंगा। तो कुल मिलाकर के आज हम आपसे कुछ समय के लिए विश्राम लेंगे और आज तक मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, जितनी बातें मैं आपको अधिकतम बता पाया हूं, यद्यप चूंकि मेरा समय बहुत सीमित है आपके बीच रहने का, और फिजियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत गहन और बहुत विस्तृत अध्ययन करने की और बताने की दोनों की आवश्यकता होती है। लिहाजा मैं इस बात को समझता हूं कि ये मैंने बहुत कम समय आपको दिया है, फिर भी जो कुछ मैं आपको दे पाया हूं उससे आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 20 दिनों के क्लास को लेकर के आप सबकी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, मुझे उससे लगा है कि मैंने जो अपनी मेहनत की है, जो मेरे अंदर की प्रेरणा जागी थी, उस प्रेरणा पर आप सबको बहुत अच्छा लगा है और आप सब ने बहुत अच्छा पसंद किया है। आपके कमेंट्स आए हैं, आपके प्रत्युत्तर आए हैं। कल से हम आपसे व्हाट्सएप पर आपके सवालों के जवाब देंगे। जब हम आपसे मिलेंगे तो फिर अगले जितने सवाल जवाब उसमें महत्वपूर्ण होंगे वो हम आपके अगले आने वाले क्लास में हम पहले उस पर चर्चा भी करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज का ये 21वां क्रम, इस एपिसोड का अंतिम क्रम। आंख एक ऐसी संरचना है जिसे ईश्वर ने एक असीम नियामत दे रखी है हमारे इस जीव को। सभी जीवों में, कुछ जीवों को छोड़ करके, जितने हम चूंकि मैमेलियंस ग्रुप की बात करते हैं, स्तनधारी वर्ग की बात करते हैं, तो उसमें मनुष्य की बात करते हैं, और हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं चिकित्सा विज्ञान में, हम अपने मानव शरीर के बारे में बताते हैं। तो ये मान लें कि मानव शरीर में जो आंख भगवान ने दी, उस आंख को बनाते समय उसे पता था कि ये नाजुक अंग है और ये बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, इस नाते उसको बहुत सुरक्षित मकान के अंदर कैद किया। हमारे आंख की जो आई, बाहर से हमारे दो गड्ढे आंख के दिखाई पड़ रहे हैं, ये मस्तिष्क के इस जो ऑर्बिटल बना हुआ है, इसको कहते हैं आई ऑर्बिटल, जो एक गड्ढा है जिसके अंदर हमारी ये आंखें लगी हुई हैं, गोलाकार संरचना है जिसे हम आई बॉल कहते हैं। यानी आई बॉल आई 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 ऑर्बिट में फिट है, और इस आई बॉल को फिट करने के लिए अनेक प्रकार की मांसपेशियां हैं जो इसको अच्छा सेट किए रहती हैं। इस पूरे आई ऑर्बिट का जो आई बॉल हमारी है, आई ऑर्बिट के अंदर जो आई बॉल है, इस आई बॉल का जो है 4/5 भाग ये हमारे अंदर दशा होता है, और केवल 1/5 भाग हमको बाहर से उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर प्रकृति ने पलकें लगा रखी हैं। पलकों में भी छोटे छोटे हेयर्स लगा रखे हैं जिसे आप आईलिड्स कहते हैं। आईलिड्स के पास जो आइरेसेस हैं, जिसे आप पलकों के ऊपर जो ये रोम लगे हैं, इसे आइरेसेस कहते हैं। जो बाहर का भाग हमको आंख का दिखाई पड़ता है, सफेद रंग का पार्ट, ये कॉर्निया पार्ट है। इसके पीछे का पार्ट हमको दिखाई नहीं पड़ता। प्रकृति ने आंख को एक गोले के रूप में बनाया है,
और गोले को दो पार्ट में बांटा है, बीच में एक लेंस लगा करके। यानी हमारे लेंस के अंदर एक खाली गेंद है और लेंस के बाहर एक खाली गेंद है। बाहर की तरफ जो हम आंख की तरफ उभरा हुआ भाग देख रहे हैं वो कम पार्ट है, और इस पार्ट में एक एक्वस चैम्बर होता है जिसमें एक द्रव भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस के पीछे का बड़ा भाग होता है, उसमें भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम विट्रस चैम्बर कहते हैं, और उसमें भरे हुए द्रव को हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये द्रव जो प्रकृति ने दोनों पार्ट में लेंस के आगे और पीछे रखा है, इससे क्या होता है कि हमारे पूरे के पूरे बॉल पर एक प्रेशर बना रहता है। ठीक उसी तरीके जैसे फुटबॉल में अगर हवा नहीं है तो फुटबॉल आपका पिचक जाएगा, और फुटबॉल में अगर हवा भरी है तो उस पर कितने भी धक्के लगते रहें तो वो अपने आप में के अंदर मेंटेन किया रहेगा, और फुटबॉल के बाहर के जो टुकड़े लगे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना हवा के फुटबॉल खेलें तो फुटबॉल कट फट जाएगा, लेकिन हवा भरा रहेगा तो उस पर नहीं कटे फटेगा। पर ये बात जो आज हम फुटबॉल खेल रहे हैं, इसको प्रकृति ने हमारे शरीर के निर्माण के पहले लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ, विशेष करके मनुष्य की प्रजातियों का निर्माण हुआ, तो उस समय प्रकृति ने आंख को सुरक्षित करने का ये अजीबोगरीब तरीका हमको प्रदान किया, और आज हम इस पर शोध करके इस बात का ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसकी सारी प्रक्रियाएं, उसकी सारी रचनाएं वास्तव में वंदनीय हैं, नमनीय हैं। आंख के आईबॉल को 3 परतों में बनाया प्रकृति ने। बाहर की एक परत है जिसे हम स्क्लेरोइड कहते हैं। स्क्लेरोइटिक परत में ये पीछे की ओर अपारदर्शी होती है, लेकिन जब आगे घूम के आती है तो ये पारदर्शी हो जाती है और आगे उभर करके थोड़ा सा उठ करके कॉर्निया बना लेती है, जो हमको बाहर से दिखाई पड़ता है। दूसरी परत होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। इसमें ब्लड कैपिलरीज से ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, और ये कोराइड पीछे की ओर पूरा कवर करती है, लेकिन आगे आकर के ये 2 पार्टों में अपने को टच नहीं कर पाती है, और कुछ सिकुड़ करके दोनों कॉर्निया के आगे पीछे आकर के रुक जाते हैं, जिसे हम बीच में हमारा ये आइरिस पार्ट बनाता है। आइरिस सिलेरी बॉडी नामक तंत्रिकाओं से लगे होते हैं। आइरिस के ठीक बीच में एक प्यूपिल या पुतली जिसे आप कहते हैं, और उस प्यूपिल के ठीक बीच में एक लेंस लगा होता है जो मसल्स के द्वारा कटा होता है, सेट होता है। सिलेरी बॉडी ही एक्वस ह्यूमर और एक्वस विट्रस ह्यूमर का जो द्रव है उसका सेक्रेशन करती है। ये मुख्य बातें हैं। हमारे आंखों के अंदर कॉर्निया के पास कुछ विशेष प्रकार के ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है मीबोमियन ग्लैंड जो आईली होता है और आंख के चारों ओर अपना कवर बनाता है, जिससे आंख के अंदर की चमक बनी रहे और कोई बार बार पलकें उससे चलने में आसानी रहती है, पलकों के चलाने में आसानी रहती है, और ये पलक को चलाते हुए अब जो अपद्रव्य पदार्थ आ जाते हैं आंखों में वो निकल करके बाहर की ओर आते हैं। प्रकृति के आंख की बनावट में एक विशेषता आपको मैं और बता दूं जो शायद लोग नहीं बताते होंगे या नहीं समझ पाते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे। हमारे आंख से आंसू कभी इधर से नहीं गिरता, आंख से आंसू हमारे इधर से गिरता है, क्योंकि यहां से प्रकृति ने इस तरह का ढाल बनाया और ऊपर के अंदर के आईलिड से जाकर के मीबोमियन ग्लैंड्स के जो सेक्रेशन है वो बहुत अंदर से आता है और अंदर आकर के इस कोने पर ढाल जाता है और आंसू हमारे इस कॉर्नर से निकलते हैं। यहां से आंसू जबरदस्ती निकाले जाएं तो अलग बात है, लेकिन यहां से नहीं होते हैं। दूसरी बात और होती है, जो हमारे आंख का ये नेजल चैम्बर है, ये जो नेजल बोन है, इस बोन के अंत में एक छिद्र होता है जिसका संबंध हमारे आंख के अंदर से होता है, जहां पे हमारी ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन का एक पुराना भाग, यहाँ पे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपनी आंख में दिखाई पड़ता है कॉर्नर पे। ये माना जाता है कि पहले मनुष्य के पहले या मैमेलियन के पहले जो जंतु पानी में रहते थे उससे हमारा उदय हुआ है, यानी हम पानी से फिर बाहर पृथ्वी पर आए हैं। तो पानी में रहने पे हमको निकटेटिंग मेम्ब्रेन या आर पार एक झिल्ली की जरूरत पड़ती थी कि पानी आंख के अंदर न जाए। वो निकटेटिंग मेम्ब्रेन परिवर्तन और जैव विकास के परिवर्तन के होने के कारण ये धीरे धीरे सिकुड़ करके यहाँ कॉर्नर पे एक अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। हमारे शरीर में बहुत से अवशेषी अंग हैं। अवशेषी अंग उन अंगों को कहते हैं जिनका काम पहले कभी किसी जमाने में रहा होगा, बाद में प्रकृति ने महसूस किया कि इनको इन अंगों की आवश्यकता नहीं है, तो उसने उनको धीरे धीरे कम कर दिए। विलुप्त तो नहीं किया, उनके चिन्ह शेष रखे, लेकिन उनके कार्यों को समाप्त कर दिया। जैसे हमारे मनुष्यों के शरीर पर पुरुषों में स्तन ग्रंथियों का दिखाई पड़ना जो सिकुड़ गए हैं, कान पर बड़े बड़े बाल दिखाई पड़ना,
ये निक्टेटिन मेम्ब्रेन का अवशेष होना, कार्डल बोन का होना, ये तमाम ऐसे अवशेषी चिन्ह हैं जो ये बताते हैं कि हम अपने पूर्वजों से किस प्रकार अलग होकर के हम इस रूप में शरीर में आए हैं। वो विशेषताएं समाप्त हुई, नई विशेषताएं बनी, नए परिवर्तन आए, नए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बने और उसके अनुरूप प्रकृति ने हमको ढालते हुए कुछ नए अंगों को प्रदान किया और कुछ पुराने अंगों को अवशेषी अंगों के रूप में सब को छोड़ करके छोड़ दिया। हमारे पेट में अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो इंटेस्टाइन के पास में पाया जाता है, राइट साइड में। उसका काम क्या था, जब पहले जीव शाकाहारी हुआ करता था तो अपेंडिक्स से शाकाहारी भोजन को पचाने के हार्मोन्स निकला करते थे। जब मानव बना, परिवर्तन हुआ, हम पका पकाया भोजन गर्म प्रेशर कुकर का खाने लगे, चूल्हे का पकाया भोजन खाने लगे, यानी आग के द्वारा उसको पचाने लगे, तो प्रकृति ने अपेंडिक्स के काम को समाप्त कर दिया। अन्य जंतुओं में जो शाकाहारी है उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है, हमारे आप में अपेंडिक्स का केवल अवशोष होता है। इसी नाते कभी कभी उनमें कुछ भोज पदार्थों के कण चले जाते हैं जिससे असहनीय दर्द होता है, और अगर वो भोज पदार्थों के कण उसमें फंस गए तो वहां पर पस बनाते हैं, दर्द करते हैं और बाद में अपेंडिसाइटिस का नाम आपने सुना होगा। अपेंडिसाइटिस का रोग लोग बताते हैं, वो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मचलाता है, तो बाद में उसको ऑपरेट करके लोग निकाल देते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपेंडिक्स के पेन के और उसके राहत के लिए भी दवाइयां हैं और मैंने कई रोगियों पर इसका प्रयोग भी किया और आज वो स्वस्थ भी हैं। हीमोफीलिया के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किया गया है, जिसमें रक्त का प्रवाह बहने से बाहर कटे फटे अंगों को बहने से रोकने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का किया गया है। अनेक ऐसे रोग हैं जिनके रोगों के जो लक्षण आप जिनको कहते हैं, आपकी भाषा मुझे बार बार रोग कहना पड़ता है क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि बिना उसके नाम के लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है। अभी भी बार बार मना करने पे भी लोग तमाम तरह के रोग लिख करके, नाम लिख करके कहते हैं सर इसकी दवा बताइए। तो आंखों के मैंने आपको बताया कि आई ऑर्बिट में 3 परतें होती हैं। पहला है स्क्लेराइड जिसे आगे बना के कॉर्निया बना देते हैं, उसके नीचे कोराइड होता है, कोराइड आगे आकर के मुड़ करके आइरिस और आइरिस के बीच में प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे लेंस बनाता है। लेंस बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस पे जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जाकर के फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनता है और वो तीसरी परत जो रेटिना होती है, रेटिना पर जाके उसका प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर जहां नर्व्स आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ करके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता और उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जो हमारे आंख के बीच के पास होता है और ब्लाइंड स्पॉट से नर्व निकल करके हमारे ब्रेन को भेजी जाती है। ब्रेन उस प्रतिबिंब को उल्टे, चूंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, चूंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस से टकरा करके जो किरणें आती हैं वो फोकस पे इकट्ठी हो जाती हैं और फोकस पे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब माना जाता है और फिर जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उसको सीधा समझता है। यानी हम जो भी अपने आंख के सामने देख रहे हैं वो सब उल्टा देख रहे हैं। हम जब मस्तिष्क तक उसको पहुंचाया जाता है, उन संवेदनाओं को, उनके चित्रों को, तो मस्तिष्क का जो हमने आपको 8वीं नर्व बताई थी जब मैं क्रेनियल नर्व बता रहा था, जहां पे ऑप्थैल्मिक नर्व की बात मैंने की थी, तो ऑप्थैल्मिक नर्व उन संदेशों को ले जाकर के ब्रेन में उसको सीधा समझ करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है और फिर हमारे दिमाग में आता है कि ये व्यक्ति हमारे सामने सीधा खड़ा है या ये वस्तु हमारे सामने सीधी खड़ी है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारी आंख अपने सामने जो कुछ भी देख रहा है उसको उल्टा ही देख रहा है। ये एक विशेष बात हमने आपको बताई। मीबोबियन ग्लैंड के अलावा कंजक्टाइवा फाइबर भी होते हैं, टीयर और लैक्रियल ग्लैंड भी होते हैं जो आंसू निकालते हैं। आंसू प्रकृति ने इसलिए निकाले हैं कि जो बाहरी एटमॉस्फेयर का प्रभाव होता है हमारी आंखों पर, धुएं का, धूल के कणों का या अन्य कोई अचानक आने वाला हो, तो उससे हमारी आंखें अपनी सेफ्टी स्वयं कर लेती हैं। हमारे बहुत से साथी इस पर दिखाई पड़ रहे हैं, प्रशांत पांडे जी दिख रहे हैं और बहुत अच्छा वो लिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। हमारे एक फौजदार सिंह हमारे मित्र हैं, वो भी बहुत अच्छा इसको लिख रहे हैं। जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र से अधिक हम अन्य साथी भी, जो हमारे शिक्षक साथी हैं या प्रिंसिपल लोग हैं, वो भी हमारे इस जीव विज्ञान के क्लास को, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी लाइक और आपके कमेंट्स लगातार मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सेबेसियस ग्लैंड होता है
ग्लैंड ऑफ जीज होता है, ये हमारे आंखों में, इसी आंख के झिल्लियों के आसपास नीचे एयर में सब पाए जाते हैं। और जब कभी आपको एक बात और बता दूं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चिकित्सक जो आंख का डॉक्टर होता है वो बच्चों को काजल लगाने के लिए मना करता है। काजल लगाने से हम मना करते हैं एक चिकित्सक होने के नाते, क्योंकि काजल जब यहां पर रुक जाता है कॉर्नर पे आकर के, तो जो छेद हमने आपको बताया लैक्रियल पॉइंट का जो छेद है, इस छेद के बंद हो जाने से वो पहले छोटा, जब बच्चा छोटा होता, पहली बात तो 4 महीने के बच्चे को आंसू निकलते नहीं, 4 महीने के बाद लैक्रियल ग्लैंड सक्रिय होता है। तो 4 महीने तक तो काजल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 महीने के बाद काजल लगाने से वो आंसू के साथ आकर के यहाँ फंस जाते हैं, जिससे वो छेद बंद हो जाता है। तो छेद बंद हो जाने से फिर बच्चे के आंखों से हमेशा आंसू गिरते रहते हैं। अनेक मरीज आपके पास आते होंगे, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की आंख से हमेशा आंसू निकलता रहता है। उसका सीधा कारण ये है कि यहाँ का छेद बंद हो जाता है। एक अच्छा जो डॉक्टर होता है बच्चों का, वो बताता है कि बच्चे को मालिश करते समय यहाँ पर ऐसे ऐसे दबाया जाए, ऐसे ऐसे इसको दबाना चाहिए, जिससे वो छेद जो पहले बचपन में बंद होता है वो खुल जाए, ताकि वो आंसू आप वहां से निकल के बच्चे के नाक के द्वारा नाक में चला आए और वो बह जाए। क्योंकि बच्चे के आंख से, अगर आंख से लगातार आंसू गिरता रहेगा तो उससे हमारी जो ऊपर के कॉर्निया की जो छिल्ली है, जो ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई है कॉर्निया के ऊपर, जो एक आईलिड्स लगा हुआ है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर बोझ बन जाएगा, उस पर दाने निकल सकते हैं, तमाम फिर अन्य आप क्या कहते हैं अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो इस नाते ये प्रकृति ने अपने हिसाब से आंसू के बनने, उनके निकलने के मार्ग तय कर रखे हैं। अब आइए रेटिना पर। रेटिना में दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग हम कहते हैं पिगमेंटेड बॉडी, और दूसरी होती है लेयर ऑफ रॉड एंड कोन्स की। जो पिगमेंटेड बॉडी होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रंगों का संचयन करते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग की इनकी क्षमता होती है। रॉड्स एंड कोन ये प्रतिबिंब को अपने ऊपर बनाने की प्रक्रिया को धारण करते हैं। रॉड और कोन्स, रॉड में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, उनमें एक रोडॉप्सिन नाम का यौगिक बनता है, जो 2 प्रकार से होता है, जिसमें रेटिनिन और ऑप्सिन होता है। जब दिन के उजाले में हम किसी प्रतिबिंब को ग्रहण करते हैं तो हमारी आंखों में उजाले में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रोडॉप्सिन टूटने लगता है रेटिनिन और ऑप्सिन में, और अंधेरे में इसका उल्टा प्रक्रिया होती है। जब अंधेरा ज्यादा होता है तो हमको रोडॉप्सिन अधिक आवश्यकता होती है, आंखें फाड़ फाड़ के देखने में रोडॉप्सिन को हमको बनाना पड़ता है, तो वहां पे रेटिनिन और ऑप्सिन आपस में जुड़ जाते हैं। दिन के को कम रोडॉप्सिन की आवश्यकता, तो रोडॉप्सिन टूट करके पिगमेंट अलग अलग हो जाता है ऑप्सिन में और रेटिनिन में, और रात में रेटिनिन और ऑप्सिन करके फिर रोडॉप्सिन बना लेते हैं, जिससे हम अंधेरे में भी प्रतिबिंब को देख पाते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के उसका आभास कर ले सामने क्या है। इसीलिए जब कभी आप अचानक उजाले से अंधेरे में आते हैं उतनी देर आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कारण उसका है कुछ देर के लिए, क्योंकि तब तक आपका ऑप्सिन और रेटिनिन आपस में मिल नहीं पाते, रोडॉप्सिन बन नहीं पाता है, जिससे हमको आगे कुछ नहीं दिखता है। कुछ देर बाद जब फिर ऑप्सिन और रोडॉप्सिन आपस में मिलने लगते हैं, रोडॉप्सिन बन जाता है, तो हमको फिर कुछ दिखने लगता है। दिन में रोडॉप्सिन हमको देखने का कार्य करता है, और दिन भर रोडॉप्सिन जो है ऑप्सिन और रेटिनिन में टूटता रहता है। ये आंख की एक विशेष प्रक्रिया है। यहाँ पे हम आपको और बता दें कि रॉड सेल जो होती हैं, रॉड सेल की जो रिजोल्यूशन क्षमता है वो कोन सेल अपेक्षा 100 गुना ज्यादा है। इसलिए जो रॉड सेल होती हैं इसमें भी जो हम कह सकते हैं कि एकोमोडेशन जो पावर होता है इनका, ये कुछ ज्यादा ही होता है। और रॉड में विटामिन ए के एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिक बनते हैं, जिससे रॉड की कार्य करने की क्षमता कोन की अपेक्षा ज्यादा होती है। रॉड एंड कोन्स ये दोनों रेटिना पर पाए जाते हैं, प्रतिबिंब के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो नर्व फाइबर होती हैं वहां से ये संकेत भेजने के लिए ब्रेन को भेजते हैं। ये आपके आंख की एक संक्षिप्त रचना मैंने आपको बताई, जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं। बाकी आप अपने अध्ययन द्वारा पढ़े भी हैं, आपने किताब में उसका चित्र भी देखा है। मैंने आपको मुख्य फंक्शन आपके लिए बताया कि आंख हमारी कार्य कैसे करती है और आंख का काम क्या है। आंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दिया है।
आंखों के बारे में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जब हमको दूर का साफ दिखता है तो वो दूर दृष्टि होती है, और जब निकट का साफ दिखता है तो निकट दृष्टि होती दोष माना जाता है, जिसके लिए लेंस का प्रयोग और वो नेत्र विज्ञान में अलग है, और आंख के डॉक्टर्स उसका बेहतर संरचना और उसके उपाय बता सकते हैं। मैं अभी जब मेट्रिया शुरू करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हर रोगी पर अपना हाथ न डालें। आप किसी एक विशेष प्रकार के शिकायतों के विशेषज्ञ बन जाएं, ताकि आपके पास एक ही प्रकार के रोगी आए, आप उसके स्पेशलिस्ट बने। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जैसे लोग बन के बैठते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी भी इस बात की कमी है कि हम छोटी से छोटी, जिसको आप रोग की भाषा में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कॉलरा, आंख का रोग, कान का रोग, सर का रोग, पैर का रोग, यहां तक कि हड्डी टूटने पर भी आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं, यानी कोई रोगी आपके पास से जाने ना पावे। ये गलत परंपरा है। हमको किसी एक या दो विशेष लक्षणों पर, विशेष शिकायतों पर हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहिए, और कंसंट्रेट करके हमको उसकी रोग की दवा खोजनी चाहिए और उसी प्रकार के रोगियों का समावेश अपनी क्लिनिक पर करना चाहिए। इससे हमारी उपलब्धि ज्यादा मानी जाएगी। अब आइए हम आपको संक्षिप्त में कान के बारे में भी बताते चलें। कान भी एक बड़ी विचित्र संरचना प्रकृति ने हमारे शरीर में दी है। हमारे रामबली यादव जी भी लाइन पर हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। कान को प्रकृति ने 3 भागों में बांटा, एक्सटर्नल ईयर, मिड ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर ये बाहर का दिखता हुआ भाग है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसको हम बाहर से पिन्ना कहते हैं, और पिन्ना में हेलिक्स, लोब्यूलर और कॉन्कस या कुंकस, ये जो गड्ढा होता है कान का बाहर, ये जो एक थोड़ा सा कटोरे ऐसा है, उसे कॉन्कस कहते हैं। उसके ये नीचे वाले इसको लोब्यूल्स कहते हैं, और ये हेलिक्स कहलाता है। इसके अंदर का थोड़ा भाग और अंदर, जहां तक हमारी तीली जाती है कान को खोदते समय, वो भाग भी एक्सटर्नल ईयर में आता है, और उससे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैविटी, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मसल्स के द्वारा बनाया जाता है। वहां पर एक सेरिमिनम ग्लैंड से निकलने वाले द्रव होते हैं, जो कान के अंदर की नमी को बनाए रखते हैं और मिड ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच के कम्युनिकेशन गैप को भर करके मिड ईयर को सुरक्षित रखते हैं। जो मिडिल ईयर हमारा है, मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के मिडिल ईयर का निर्माण प्रकृति ने किया है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, मेलस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस ये हमारी सबसे छोटी हड्डी है, और तीनों हड्डियां एक दूसरे से ट्रायंगल पर जुड़ी होती हैं, और उसके पहले एक ढोल जैसे, ढोल पर एक झिल्ली लगी होती है, उसको पीटते हैं, ढप ढप की आवाज होती है। वैसे ही हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल झिल्ली की नुमा होती है, जिस पर जाकर के बाहर के आवाज के जो हमारी साउंड वेव्स हैं, ये जाकर के उस पर टकराती है, और वहां से ये ढप ढप की आवाज इलेक्ट्रॉनिक वेव फिर आगे बढ़ जाती है। साउंड वेव को चेंज करके हम इलेक्ट्रॉनिक साउंड में परिवर्तित करते हैं। मिडिल ईयर के आगे हमारा इंटरनल ईयर होता है। इंटरनल ईयर एक बहुत लंबी पतली सी झिल्ली नुमा नली है, जिसके अंदर लैम्ब्रिंथ भरा होता है, और वो आगे जाकर के एक स्प्रिंग नुमा संरचना ले लेती है, और उसके चारों ओर 3 गोलाकार अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, जिसके निचले हुए भाग फूले होते हैं, जिसे हम एम्पुला कहते हैं, और ऊपर एक राउंडेड होता है। जो स्प्रिंग नुमा बन जाती है उसे हम कॉकलिया कहते हैं, यानी अंदर का अंतिम भाग कॉकलियर पार्ट कहलाता है। सर्कुलर पार्ट, जिसमें सैकुलस और यूट्रिकुलस पार्ट होता है। यूट्रिकुलस पार्ट में 3 नलियां होती हैं, और सैकुलस पार्ट में हमारा कॉकलियर पार्ट होता है। कॉकलियर पार्ट का अंतिम सिरा, जिसे हम हेलिकोट्रीमा कहते हैं, वो वहां से उसके अंदर, यानी जब हम नली को काट करके अगर देखें, उसका टीएस या एलएस देखें, तो हमको लगता है कि इस कॉकलियर के अंदर जो लैब्रिथ भरा, लैब्रिथ की दीवारों के पहले कॉकलियर की दीवार में स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पैनी, ये दोनों मिल करके हेलिकोट्रीमा बनाते हैं। हेलिकोट्रीमा का अंतिम पार्ट
ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहलाता है, जो हमारा श्रवण केंद्र है या सुनने का स्थान है, या कान के अंदर जो अंतिम सुनने का जो मुख्य सुनने का केंद्र है, उसे हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के खराब होने पे आपके अंदर सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और इसको प्रकृति ने बहुत सुरक्षित एक पिगमेंट्स के ग्रुप में रखा है ले जाकर के कान के अंदर, कॉक्लियर के अंदर, मेम्ब्रेन के लैम्ब्रिन्थ में। चूंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर के कॉक्लिया तक और कॉक्लियर के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इसे हम लैब्रिन्थ कहते हैं, और इस द्रव में इलेक्ट्रॉन के कण या ध्वनि के कण उस पर तैरते हुए, कूदते हुए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तक पहुंचते हैं, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी फिर उसको भेज देता है सुनने के लिए। कहां पर? आपके तंत्रिकाओं में, जहां पर आपने क्रेनियल नर्व्स में हमने आपको ऑल्फैक्टरी, ये आपके ऑल्फैक्टरी जो तंत्रिकाएं हैं वो नेत्र के लिए हैं, और ऑप्थेल्मिक तंत्रिकाएं ये आपके कान के लिए हैं। मैं थोड़ा सा शायद हो सकता है आंख में मुझे याद आ रहा है कि कुछ मैं उल्टा बोल गया। वहां पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं आंख के लिए, और ये ऑप्थेल्मिक नर्व हैं जो ब्रेन को जा करके उसका संदेश देती हैं। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मिड ईयर जहां पर शुरू होता है, तीनों छोटी हड्डियां जुड़ती हैं, वहीं से एक नली बनके आपके गले में खुलती है, यानी कान से एक संबंध हमारे गले का होता है। वो एक नली होती है जिसे हम यूस्टेचियन कैनाल कहते हैं। ये यूस्टेचियन कैनाल हमारे इस कान के अंदर हमारी क्षमता से अधिक आवाज की जो ध्वनि तरंगे आती हैं, उनको वो निकाल के गले के माध्यम से हमारे मुंह के आवाज से निकाल देता है। जब कभी आपको अचानक कहीं पर बम विस्फोट हो जाए या ट्रक का टायर फट जाए, आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आपका मुंह अचानक अपने आप खुल जाता है, क्योंकि वो अतिरिक्त ध्वनि तरंगे हमारे यूस्टेचियन कैनाल से हमारे माउथ के बाहर निकल जाती हैं। यानी ये प्रकृति ने हमारे कान के उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सुरक्षित करने का एक अतिरिक्त तरीका दे रखा है, या ये कह लें कि एक बाईपास मार्ग है जहां से हम अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं कान को। और ये बोलते समय या भोजन करते समय, पानी पीते समय, इसमें एक वाल्व होता है जो उसको बंद कर देता है, छिद्र वहां बंद हो जाता है, और जब हम बोल चुकते हैं, खा चुकते हैं, तो वो वाल्व खुल जाता है। जब उधर से कोई गैस या कोई ध्वनि तरंगे आएंगी तभी वो वाल्व खुलता है। ये एक अतिरिक्त व्यवस्था है प्रकृति ने हमारे कान में दे रखी है। तो कान के भी संरचना मैंने आपको बता दी, मुख्य मुख्य चीजें, और आंख की बता दी, ये दोनों, और कल मैंने आपको ब्रेन बताया था। ये तीनों मुख्य अंग हमारे बीच में डिस्कस हो चुके हैं। केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी टेस्टिस और ओवरीज और उसके फंक्शन को हम समयबद्ध तरीके से हम आपके बीच में इसको लाएंगे और उसके आगे की चर्चा करेंगे। मैं अपने एक बार पुनः उन साथियों से, चूंकि मेरा इस सत्र का ये आज अंतिम क्लास है, मैं अपने उन साथियों से बार बार इस बात की क्षमा चाहता हूं जिनको मेरे इस 21 दिन के क्लास से किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो। मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे अपने बीच का समझें। मेरी किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, मेरा किसी को बेइज्जत करने का अर्थ नहीं है, और ना मुझे अपने पढ़ाने का या बताने कोई अहंकार है। केवल मेरे मन में लॉकडाउन के मध्य एक बहुत अच्छा, मुझे जीवन में पहली बार इतना लंबा समय मिला कि मैं अपने साथियों के लिए कुछ कर सकूं। मुझे याद है कि 1990 में मैं बस्ती आया था। 1990 से लेकर के 2020 तक मैं इतना समय नहीं निकाल पाया कि मैं सुबह कॉलेज, इसके बाद अपनी डिस्पेंसरी, और डिस्पेंसरी के बाद फिर घर, परिवार, समाज, इसी में उलझा रहा। लेकिन चाहे आप लोगों के कर्मों से या मेरे सत्कर्मों से, जहां भी इसको कुछ भी मान लें या ईश्वर का संयोग मान लें, कि हमको एक अच्छा लॉकडाउन का समय मिला कि घर में रहने के लिए और आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने का बहुत अच्छा समय मिला जिसका मैंने सदुपयोग किया। अब ये सदुपयोग हमारे उन साथियों को कितना पसंद आया या नहीं पसंद आया, इसकी विवेचना आप कर सकते हैं, इसकी आलोचना आप कर सकते हैं, इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी बात आप तक पहुंचा चुका हूं। हमारे वे सभी मित्र जो हमसे सीनियर हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, और जो हमसे जूनियर हैं, मैं उनको स्नेह प्रदान करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विज्ञान पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है, वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है, और विज्ञान सदैव प्रगति करने वाला तथ्य है। विज्ञान कभी रुकता नहीं है। विज्ञान का अर्थ ही है वो ज्ञान जिसमें हम कुछ खोज करके नया ला सकें। जब हमारा दिमाग चल जाए और दिमाग के साथ प्रयोग चल जाए और प्रयोग के बाद परिणाम मिलना शुरू हो जाए, तो वही विज्ञान है। विज्ञान सोच नहीं है, विज्ञान कल्पना नहीं है, विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है, और प्रयोग प्रमाणों पर आधारित है। जब हम प्रयोग करते हैं तो हमको उसका परिणाम चाहिए। परिणाम अगर हमारे मन माफिक आता है तो हमने विज्ञान पढ़ लिया।
और ऐसा नहीं केवल साइंस ही पढ़ने को हम विज्ञान कहते हैं, हिंदी में भी विज्ञान है, इतिहास में भी विज्ञान है, गणित में भी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो विज्ञान है ही है। जहां पर आप कुछ भी शोध के बाद, मनोयन के बाद उसके परिणाम को प्राप्त करके किसी को दर्शा सके कि मैंने इसका ये परिणाम निकाला है, तो वही वो विज्ञान है। यानी ज्ञान को आगे बढ़ाना, ज्ञान को बंद ना करना, ये विज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी है जिसको आप मान सकते हैं। तो आप सबको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस पहले एपिसोड के क्लास में मैं सबको धन्यवाद दे दूं, बधाई दे दूं, जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं और जो आगे भी जुड़े रहेंगे। आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार करेंगे, आपकी सवालों का हम इंतजार करेंगे, और हम आपसे फिर, अभी कल शाम को हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आप क्लास कंटिन्यू रखें, तो मैंने जानबूझ करके इस क्लास को बंद करने का निर्णय लिया ताकि कुछ समय मुझे भी आराम मिल जाए और आप लोगों को भी कुछ सोचने समझने का मौका मिले। आप इस बात की तुलना तो करें कि क्या मेरा क्लास आगे जरूरी है। अभी तो मैंने आपको मैट्रिया, मेडिका और फार्मेसी को टच नहीं किया है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को टच नहीं किया। अभी तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपकी बाकी हैं, और वो भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अगर मैं अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 1 जून को ही आपके बीच आऊं, मैं उसके पहले भी आ सकता हूं। तो आप फिलहाल आज तक के क्लास तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे पिछले जो कार्यक्रम मेरा रहा है उसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष का मैंने नाम लिया हो, उनकी मैंने आलोचना की हो, तो मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं ये आशा करूंगा कि आप मेरे इस क्लास से अच्छी ऊर्जा लें और ऊर्जा लेकर के आप एक अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में समाज में अपना नाम प्रतिस्थापित करें। जहां पर जब भी मेरी आवश्यकता होगी, फोन द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा मैं आपके पास निःशुल्क हर समय उपलब्ध हूं। और चलते चलाते एक बार फिर आपको आश्वस्त कर दूं कि ये मेरा अपना निजी प्रोग्राम था, ना मैं किसी का प्रायोजक था, ना मैं किसी का स्पॉन्सर था। ये मेरी अपनी सोच थी, मैं आपके बीच आया। मैंने ना किसी को प्रमोट किया है और ना मैंने किसी को डिमोट किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।